तो मामला कल्चर का है, संस्कृति का है, धर्म का नहीं है। ये उस समय यहां कहा गया। आप झूठ बोल रहे हैं कि जो बाहर से बांग्ला बोलने वाला आया, बांग्लादेशी आया, ये सिर्फ उसको टारगेट कर। असमिया बनने का तरीका क्या है? मुसलमान के खिलाफ हिंसा करो। रंजन गोगोई साहब ने कहा, चाबुक चलाया कि एनआरसी को इतनी देर में करो, कर दिया। हमारे दोस्त बताते थे असम के कि लोग तबाह हैं, कागज 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 कहां से रहेगा। सोनोवाल ने भी उस समय कहा था, मुझे याद है, कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो बाहरी है उसको हम बाहर नहीं कर दें। भारत के गृह मंत्री जो भाषण दे रहे थे चारों तरफ, वो भाषण ये दे रहे थे कि हिंदू को कोई कागज दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बोलिएगा हम अंदर कर लेंगे। कोई ये नहीं बोल सकता कि इस भारत में किसको क्या रखने का अधिकार है, क्या रखने का अधिकार नहीं है। मैं यहां आया और मैंने देखा कि प्रशांत जी गौमसा पहने हुए हैं, और फिर आने के बाद आपने वो जापी पहनाया हमको और गमछा दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जापी आमिया है या मुसलमान है या मियाँ है, या ये जो गमछा आपने दिया तो ये आपको देने का अधिकार है कि नहीं है, और मुझे पहनने का अधिकार है कि नहीं है ना। मान लीजिए कि आप में से कोई अपने घर का एक कमरा बोले कि मैं इस कमरे में ऐसी चीज रख रहा हूं जिसको आमिया मुसलमान, या अगर कुछ लोग अपने आप को मियाँ बोले तो मियाँ इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जापी भी रहेगा, उसमें गमछा भी रहेगा, उसमें बहुत सी दूसरी चीजें रहेंगी, रसोई का बाकी सामान जो आप इस्तेमाल करते हैं, और सरकार आपके बोले आपको कि नहीं ये सारा आपका नहीं है, ये तो हमारा है, ये तो असमिया है या अहोमिया है, आपका सिर्फ लुंगी है। तो फिर आप पूछ सकती हैं, आप पूछ सकती हैं, आप पूछ सकती हैं कि लुंगी का मतलब क्या, फिर मैं क्या पहनती हूं, और मैं मुसलमान अहमिया होने के चलते वो पहन सकती हूं कि नहीं, और मैं बोल सकती हूं कि नहीं कि अहमिया मुसलमान ये पहनता है। तो ये किसने ये अधिकार ले लिया अपने ऊपर कि वो ये बतलाए कि ये सब चीज हमारा है और आपका सिर्फ इतना है, और आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा है। तो ये बात मैं आपको नहीं बताने की मुझे जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले जो असम में गिरफ्तारियां हुई हैं, मियाँ म्यूजियम को सील किया गया है और गिरफ्तारी हुई है, वह क्या है इसको यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्यों हो रहा है। और ठीक कहा हमारे दोस्त ने कि आप पिछले 25 साल से लगभग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आपने जितने धीरज के साथ लड़ा है, जितने हिम्मत के साथ लड़ा है, जितने संयम के साथ लड़ा है, वह सलाम करने के योग्य है। मैं आपको सलाम करता हूं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहीं पर इसको लेकर बहस हुई थी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, जब असम के कुछ इंटेलेक्चुअल्स आए थे और दिल्ली के भी इंटेलेक्चुअल्स थे, और उन्होंने कहा कि एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए, क्योंकि अहमिया लोगों के मन में बहुत डर है। उनको डर क्या है? बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं और उनका जमीन, उनकी जो जमीन है, उनका जो खेत है, उन सब को लेकर उनको डर है कि बाहर के लोग आकर उन पर कब्जा कर लेंगे। तो ये डर वाजिब डर है, जायज डर है, और इसलिए एक रजिस्टर बनना बहुत जरूरी है जिससे पता चल जाए कौन असमिया है, कौन असमिया नहीं। कट ऑफ डेट की बात हुई 1971, 1971 बांग्लादेश के बनने का समय।
और मैंने उस समय भी कहा था, उन लोगों ने कहा कि देखिए ये मामला हिंदू मुसलमान नहीं है ना, अहमिया में सब शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, अहमिया बोलने वाला मुसलमान शामिल है, अहमिया बोलने वाला हिंदू शामिल है। तो मामला कल्चर का है, संस्कृति का है, धर्म का नहीं है। ये उस समय यहां कहा गया कि आपको समझना चाहिए कि ये बाकी हिंदुस्तान नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये कोई गुजरात नहीं है, ये असम है। असम में सब एक है, मुसलमान हिंदू, जो असमिया बोलता है वो एक है। और मैंने उस समय भी कहा था, इसी मंच से कहा था, ये एक बहुत खतरनाक चीज है जिसको आप शुरू कर रहे हैं, और ये आखिरकार मुसलमानों को टारगेट करेगा। आप अभी एक झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, आप झूठ बोल रहे हैं कि जो बाहर से बांग्ला बोलने वाला आया, बांग्लादेशी आया, ये सिर्फ उसको टारगेट कर रहा है। हमको मालूम है कि यह बात झूठ थी और आखिरकार ये साबित हो गई। कुछ ऐसे सच हैं जिन सच पर समाज को बात करनी चाहिए। यहां जितने लोग हैं वो सब के सब मुसलमान हैं। एक आध को अगर हम छोड़ दें, प्रशांत जी को छोड़ दें, अपूर्वानंद को छोड़ दें, इनके नाम से लगता है हिंदू है। बहुत लोग कहते हैं कि ये हिंदू है ही नहीं। प्रशांत जी को वो हिंदू मानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं वो नाम रख लिया है, झूठ बोलते हैं, हिंदू नहीं, वो भी मियां है। तो ठीक है, उसको कबूल करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह बात मुसलमानों को बताने की जरूरत नहीं है कि असम में जिस वक्त अहमिया भाषा को लेकर बात शुरू हुई कि जो असमी बोलते हैं, तो बंगाली खेदा, इसमें जिनकी थोड़ी उम्र ज्यादा है, नहीं भी है, जो असम के इतिहास से परिचित हैं, उनको बंगाली खेदा का याद होगा। उस समय जो हिंसा हुई थी उसकी याद होगी। तो असम में बंगाली हिंदुओं को भी याद है कि उनके खिलाफ हिंसा क्या हुई थी। एक बार जब आप इस तरह की हिंसा शुरू करते हैं तो आखिरकार वह जाके एक ऐसा निशाना चुनती है जिस निशाने पर सारे लोग हमला कर सके, और असम में भी वह निशाना मुसलमान को ही होना था, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रश्न ये था जो शुरू में करना चाहिए था कि असम में क्या सिर्फ असमिया बोलने वाले रहते हैं? असम में तो इतनी भाषाएं बोलने वाले रहते हैं। क्या एक ही भाषा है? बोडो भी तो एक भाषा है। राभा जाति के लोग क्या असमिया बोलते हैं? दूसरी आदिवासी जनजाति के लोग हैं जो वहां पर, वो सब के सब क्या असमिया बोलते हैं? लेकिन या मिशिंग है, बाकी लोग हैं, तो क्या कहा? मिशिंग को क्या कहा, राभा को क्या कहा, दूसरे लोगों को क्या कहा कि तुमको अगर असमिया दायरे में शामिल होना है तो फिर उन्होंने क्या किया? मेनली क्यों हुआ? बोडोलैंड का कत्लेआम क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपको असमिया बनना है। असमिया बनने का तरीका क्या है? मुसलमान के खिलाफ हिंसा करो, तो तुमको असमिया, इस दरवाजा को खोल दिया जाएगा, शामिल किया जाएगा, कहा जाएगा असमिया। ये हुआ। इस बात को हम लोग सालों से देख रहे, लेकिन इसमें हम सच नहीं बोल रहे थे। हम बराबर बोल रहे थे बेचारे असमिया लोगों के डर को समझो, लेकिन असमिया लोगों में ये डर पैदा किया जा रहा है, जिसकी बात हमारे दोस्त ने की। आप डर होता नहीं, डर को आप पैदा कर रहे हैं। आप बतलाते हैं ये जो सामने वाला है इससे डरो, है ना? वो डर पैदा किया जाता है, और वो डर जब पैदा करने वाले ताकत में आ जाते हैं, जैसे असम में आज वो सत्ता में है, शासन में है, तब वो डर एक हिंसा का रूप ले लेता है। और इसलिए असम में हम लोग ये देख रहे हैं कि मामला सिर्फ एनआरसी का तो नहीं है। रंजन गोगोई साहब ने कहा, चाबुक चलाया कि एनआरसी को इतनी देर में करो, कर दिया। कितने लोग मरे उस बीच में अपना डॉक्यूमेंट लाने में, कितनी गाड़ियां उलट गई, कितना एक्सीडेंट हुआ, इस सब की खबर हम लोग पढ़ते थे। यहाँ हमारे दोस्त बताते थे असम के कि लोग तबाह हैं। कागज 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 कहां से रहेगा? फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि
वो किस किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप फॉरेनर ट्रिब्यूनल में हैं तो आपको प्रमोशन कैसे, आपका एक्सटेंशन कैसे होगा? आपका एक्सटेंशन होगा, इस साल आपने कितने लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर किया? किसी ने 31 को किया, किसी ने 17 को किया। जिसने 17 को किया उसका नहीं हुआ एक्सटेंशन, जिसने 73 को किया उसका एक्सटेंशन हो गया। तो मतलब तुम जितना फॉरेनर डिक्लेयर करोगे तुम्हारा चांस उतना ज्यादा है। तो इसमें न्याय कहां है, इंसाफ कहां है? यह बात तो बहुत साफ थी, उसको भी मान लिया। मेरे असम के मुसलमान दोस्तों ने ही कहा आप हमसे मत बोलिए कि एनआरसी गलत है, हम बोल रहे हैं एनआरसी ठीक है, ठीक है लागू कर दो। 19 लाख लोग निकले, उसमें मुसलमान कितने थे? 5 लाख से भी कम मुसलमान थे, ज्यादा तो हिंदू ही निकल गए ना लिस्ट से। तो फिर असम सरकार ने क्या कहा, यह लिस्ट हम नहीं मानते। सोनोवाल ने भी उस समय कहा था, मुझे याद है, कि यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो बाहरी है उसको हम बाहर नहीं कर दें और जो भीतरी है उसको भीतर नहीं कर लें। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक प्रोसेस आपने किया, वो प्रोसेस यहां खत्म हुआ, लेकिन आप कह रहे नहीं नहीं, जब तक हमारी सरकार सेंटर में है ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जिसको हम बाहरी मानते हैं उसको हम बाहर नहीं कर देंगे और जिसको हम अपना मानते हैं उसको अंदर नहीं कर लेंगे। ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। इसका मतलब क्या, ये एंडलेस है। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि हम नहीं मानते, फिर से करो इसको। फिर उन्होंने पूरे देश में कहा कि हम करेंगे और उसके साथ सीए ले आए और उसमें भी बात बहुत साफ थी। ये कहा गया कि सीए से भारत के मुसलमानों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपका सिटीजनशिप ले नहीं रहा, ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बेचारे उन हिंदू सिख लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है जिन पर अत्याचार हो रहा है वहां पर बहुत ज्यादा। मान लिया, लेकिन भारत के गृह मंत्री ने क्या कहा था, या प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा 2 प्रोसेस एक साथ चलेगा, ये और एनआरसी। और यह बात भी वहां कही गई, भाषणों में साफ साफ कही गई कि हम भारत में जितने बाहरी हैं उनको पहले बाहर करेंगे और जिनके पास कागज नहीं होगा उनको सीए से अंदर ले आएंगे। अब अगर हमारे वकील दोस्त खड़े होंगे तो वो उनसे बहस करेंगे, ये कैसे हो सकता है, आप सीए का जो कानून है उसमें तो आप कह रहे हैं 2014 तक का, और फिर उसको बांग्लादेश का होना चाहिए, उसको अफगानिस्तान का होना चाहिए, वो बांग्लादेश का कागज कहां से लाएगा? लेकिन भारत के गृह मंत्री जो भाषण दे रहे थे चारों तरफ, वो भाषण ये दे रहे थे कि हिंदू को कोई कागज दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बोलिएगा हम अंदर कर लेंगे, बाकी को हम बाहर कर देंगे। बाकी कौन है? बाकी तो सिर्फ मुसलमान है ना, जिसको आप कहते हैं बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, दीमक है, मालूम नहीं क्या क्या है, वो दीमक है, वो चाट रहा है भारत को, उसको बाहर करना है। तो ये पूरी राजनीति है जिसमें असम केंद्र में था और इस बात को पूरे भारत में समझा नहीं गया। असम पर कभी चर्चा नहीं, असम को चर्चा से बाहर रखा गया। असम में जो खतरा बन रहा था, जो खतरा पूरे भारत को कब्जे में लेने वाला था, उसको नहीं समझा गया। आज अब हमारे वो सामने है कि जो असम में किया गया वो पूरे भारत में हो रहा है, जैसे जो कश्मीर में किया गया वो पूरे भारत में हो रहा है। तो इसलिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं वह संघर्ष आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप पूरे भारत के लिए कर रहे हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ असमिया मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के मुसलमानों के लिए है। सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि भारत के हिंदू मुसलमानों के संबंध के लिए भी है, जिसकी बात अभी यहां की गई। आप ये कहना चाहते हैं ये जाति हमारा भी है, ये वंश हमारा भी है। इसलिए मैं अगर अपने रहने सहने का एक म्यूजियम बनाऊंगा, अपने लाइफ का म्यूजियम बनाऊंगा, जिंदगी का म्यूजियम बनाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीज रहेगी। ये भारत हमारा भारत है। कोई ये नहीं बोल सकता कि इस भारत में किसको क्या रखने का अधिकार है, क्या रखने का अधिकार नहीं है।
कौन टोपी पहनेगा, कौन टोपी नहीं पहनेगा, कौन हिजाब पहनेगा, कौन हिजाब नहीं पहनेगा, ये मैं फैसला करूंगा जिसको करना है, कोई दूसरा फैसला नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी बात कहने की पूरी आजादी। ये दिल्ली आपकी दिल्ली है, ये दिल्ली कुछ लोगों की दिल्ली नहीं है जो हिंदी बोलते हैं या बाकी लोग कहते हैं, या आप सब लोगों की दिल्ली है। जो अपने आप को मियां बोले उनकी भी दिल्ली है, जो नहीं बोले उनकी भी दिल्ली है। तो आकर दिल्ली में अपना दावा पेश करना, अपना क्लेम पेश करना, दिल्ली को यह बतलाना कि तुम हो इसलिए कि हम हैं, अगर हम नहीं है तो तुम भी नहीं। यह बहुत ही आवश्यक है। और मैंने पिछली बार भी जो हमारे दोस्त आए थे उनसे यह कहा था कि यह बहुत जरूरी है कि दिल्ली के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उन तमाम जगहों पर यह मीटिंग हो, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है, लोगों को असलियत नहीं मालूम है, उनको बतलाना बहुत जरूरी है। पूरे भारत में, पूरे भारत से असम में लोग काम करने जाते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं, झारखंड का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी मेरे जन्म के पहले सिलचर में थे। सिलचर असम है कि नहीं, ये सिलचर के यानी कछाड़ असम है कि नहीं, सिलचर असम है कि नहीं। ये तो 1961 में जो वहां भाषा को लेकर हिंसा हुई थी, सिलचर वालों से पूछिए कि असमिया और बांग्ला में क्या संघर्ष था, किस तरह का संघर्ष था। तो 1961 में वो वहां से बिहार गए। तो असम से एक तरह से बिहार वालों का रिश्ता है। बिहार के कितने लोग असम, दूसरे राज्यों में जाकर काम करते रहते हैं। जब तक हम नहीं बताएंगे भारत के दूसरे राज्यों को कि असम में क्या हो रहा है, उनको बताने वाली सिर्फ एक पार्टी है, वह है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ वो बोल रही है, वो बता रही है असम के बारे में। असम के बारे में और कोई नहीं बता रहा है। इसलिए यह काम भी हम ही लोगों का है कि हम जाकर बताएं, लोगों को शिक्षित करें, समझाएं कि स्थिति क्या है। क्योंकि समाज में जो हिंसा है वो इस कारण है कि लोग असलियत नहीं जानते हैं। और संघर्ष का एक जो बहुत बड़ा काम है वह अदालत में तो है ही, अदालत के अलावा लोगों के बीच जाकर चर्चा करना, संवाद करना, दोस्ती बनाना, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना अपने लिए। यह लड़ाई सिर्फ मुसलमान अकेले नहीं जीत सकता। मुसलमान को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। वो दोस्त हिंदू ही होंगे, हिंदुओं में से दोस्त आपको बनाने पड़ेंगे। यह काम भी आपका है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि अरे हम यहां भी लड़ें, वहां भी लड़ें, हम ये भी करें, लेकिन जो लड़ता है वो दोस्त भी बनाता है। बिना दोस्ती बनाए, बिना हाथ में हाथ जोड़े कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। तो आप सिर्फ असम के मुसलमानों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन असम का मुसलमान का सम्मान जब रहेगा तो इसका मतलब भारत का भी सम्मान रहेगा, भारत के हिंदुओं का भी सम्मान रहेगा। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अभी तक पीछे नहीं हटे हैं। आपने धीरज नहीं छोड़ा है, हिम्मत नहीं छोड़ी है, न्याय पर विश्वास नहीं छोड़ा है। और यह बात मैं फिर कहता हूं कि भारत में अगर न्याय, इंसाफ, न्याय नाम की कोई चीज है, यह कैसे पता चलता है? यह तब पता चलता है जब जिसके साथ नाइंसाफी हुई है वो न्याय की लड़ाई लड़ सकता है। आप कब से लड़ रहे हैं? 2013 से बात की ना। मैं कई बार सोचता हूं जकिया जाफरी के बारे में सोचिए, 2002 से लड़ रहे, 20 साल। मैं वैसे लोगों के बारे में सोचता हूं जो 20 साल 25 साल से हिंदुस्तान की अदालत को, इसलिए अगर भारत में न्याय का विचार, जिसको न्याय का विचार कहते हैं, भारत में न्याय का विचार जीवित है, तो वो न्याय का विचार भी जीवित है आप जैसे लोगों के चलते। क्योंकि आप बार बार सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं न्याय है और तुमको न्याय करना है, तुमको साबित करना है कि तुम न्याय करना जानते हो। तो जो
बांग्ला में एक बहुत पहले एकता का गीत था कि जो विचारपति है, जो विचार करता है, उसका भी विचार होगा, है ना? तो आप ये बार बार उनको याद दिलाते हैं कि विचारपति विचार करो, लेकिन तुम्हारा भी विचार होगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।